So very good afternoon everyone. कैसे हैं आप सब? So welcome back again मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता. So guys, हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं आज पार्ट 16. आपको पता है हमने 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो उसी में से हम करने वाले हैं अब 16 पार्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दैट पार्ट. और आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है, आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार है, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं अगर आप लोगों ने प्रीवियस इसमें नहीं अगर अटेम्प्ट करे हैं अभी तक क्वेश्चन. और जैसा आप जानते हैं कि 1000 के ऊपर कंसेप्ट हम अपने क्लियर कर चुके हैं. इसके अलावा हमारे जो क्वेश्चन है वो 200 से ऊपर के क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं. तो 200 क्वेश्चन यानी कि एक तरह से हमारे 400 से 500 के बीच के नए कंसेप्ट हैं. और ऐसे देखा जाए तो हमारे ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर कंसेप्ट जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं. ठीक है, तो अगर सीरियसली आपने इन चीज़ों को कर लिया तो मान के चलिए आपके ऑलमोस्ट जो टॉपिक है वो आपके कवरअप हो जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. तो आज का क्वेश्चन नंबर 226 जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा. सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. द बुक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज रिटन बाय. बुक का नाम है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. किसने दी है ये? हार्नोट कोर्ट्स ने दी है, ब्लैक एंड माउंट, पीटर एफ डकर या नन ऑफ एबव? द राइट आंसर है सी गाइस. इसका सही आंसर है पीटर एफ डकर. ठीक है, पीटर एफ डकर ने ये बुक दी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन. ये अच्छा क्वेश्चन है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस कई बार पूछे भी गए हैं. क्वेश्चन नंबर 227. व्हेन एफर्ट टू अर्न एडिशनल इनकम थ्रू सेकंड जॉब does not bear fruit, such type of efforts and the consequent results may be called as. आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जब एफर्ट्स आप लगाते हैं एडिशनल इनकम के लिए थ्रू द सेकंड जॉब, है ना, आपको जब एक तरह से आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आप सेकंड जॉब कर रहे हैं तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा. आप एक जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन आप एक सेकंड जॉब भी कर रहे हैं फॉर द एडिशनल इनकम. तो जहां पर आप जो एफर्ट्स लगा रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? रेड मून लाइट, ब्लू मून लाइट, येलो मून लाइट या सिल्वर मून लाइट? द राइट आंसर इज दैट इज दी बी गाइस. इट इज कॉल्ड द ब्लू मून लाइट. ठीक है, इसे ब्लू मून लाइटिंग के नाम से जाना जाता है. सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मून लाइटिंग है क्या. तो मून लाइटिंग को हम ऐसा समझ सकते हैं कि देखो कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनीज जो होती है वो एक ही तरह का जो कंपनीज कई बार ऐसा भी होता है कि काम जो लोग कर रहे हैं वो समटाइम इट्स हैपन कि एक ही सैलरी से उनका जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है ना, कई बार ऐसा होता है. तो उस केस में उनको एडिशनल इनकम जरूरत होती है. तो मूनलाइट इज डिफाइंड एज द एम्प्लॉयज टेंडेंसी टू वर्क विथ टू डिफरेंट कंपनीज. अब ध्यान रखिएगा जब ये काम कर रहे हैं तो ये सेम काम नहीं करेंगे, दो डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं एट द सेम टाइम. To work in the both companies, they divided their work on the basis of day and night. ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये है एक एम्प्लॉय या इसका नाम है राजीव. ठीक है, राजीव नाम का एक एम्प्लॉय है. ये डे में जो काम करता है वो एक कंपनी ए में काम करता है. इट मे बी पॉसिबल कि इट इज़ दी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. ठीक है, फिर ये बी में काम करता है. बी जो है दैट इज द ये आपका इवनिंग स्कूल है. ठीक है, एक इवनिंग स्कूल है. तो बोथ आर दी डिफरेंट. दोनों ही जो वर्क है वो आपके कैसे हैं, डिफरेंट है. तो मॉर्निंग में ये जो है वो ये वाला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा है और इवनिंग में जो है ये इवनिंग स्कूल में काम कर रहा है. ठीक है ना, नाइट में. तो इस तरह का जो वर्क होता है कि जिसमें दोनों कंपनीज अलग अलग होती हैं वो आपका मून लाइटिंग कहलाता है. तो ये मून लाइटिंग जो होता है ये क्यों करता है इंसान? ये इसलिए करता है जिससे कि उसको ज़्यादा इनकम मिल जाए और एक डिफरेंट प्रोफाइल का जॉब उसको टेस्ट हो जाए. लेक ऑफ मोटिवेशन या रिकॉग्निशन बाय द एम्प्लॉयर उस केस में भी ये कर सकता है. और थोड़ा सा न्यूली स्टार्टअप अगर करना चाहता है बिजनेस का, बिजनेस नया बिजनेस खोलना चाहता है अगर वो, तो उसके लिए भी वो एक नया कोई काम जो है वो अलग से कर सकता है. ठीक है, तो ये आपका जो होता है दैट इज दी मून लाइटिंग. क्लियर? तो जैसे मैंने कहा कि इसमें कई सारे जो टाइप्स होते हैं, तो ये जो है ये आपका ब्लू मून लाइटिंग है यहाँ पर जो बताया गया है वो. ओके, इसके अलावा जो टाइप होते हैं वो होते हैं आपके ब्लू मून होता है, एक क्वार्टर मून होता है, हाफ मून होता है, फुल मून होता है. ठीक है, ब्लू, क्वार्टर, हाफ एंड फुल मून ये क्या होते हैं इनकी डिटेल ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, तो वो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228. व्हाट आर द आइडिया underpinning soft commitment or the high road HRM practices?
ये क्या कहलाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब सोचने वाली बात है, यहाँ पर सॉफ्ट, कमिटमेंट, हाई रोड, इस तरह के टर्म्स अगर यूज हो रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? लेबर नीड टू बी ट्रीटेड एज एसेट्स at to be invested in, या employees are a cost which should be minimized, a lack of mutuality existing between the employee and employer, या फिर a disregard for unlocking discretionary efforts। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो इसको लेकर बताया गया है? द राइट आंसर इज ए गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये सॉफ्ट, कमिटमेंट, इस तरह के जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं practices, this is called the labor. So labor need to be treated as assets to be invested in। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर पेमेंट, वेज पेमेंट की मेथड्स दी गई है और यहाँ पर उसके फैक्टर्स और बेस दिए गए हैं, जैसे टाइम वेज, पीस वेज, बैलेंस वेज, इंसेंटिव वेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन वेज। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो किससे मैच कर रहा है। वेज पेमेंट की मेथड्स हैं ये सारी। अब ये किस कौन से फैक्टर्स को कौन यहाँ पर बता रहा है वो आपको बताना है। द राइट आंसर इज बी। इसका सही आंसर क्या है? बी। अब देखो, टाइम वेज पूछा गया है, तो टाइम जो है दैट इज की घंटों के हिसाब से यहाँ पर पैसा मिलता है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। टाइम यानी कि घंटों के हिसाब से, 8 घंटे, 1 घंटे का 100 रुपये, तो 8 घंटे का 800 रुपये वाला हिसाब है। उसी तरह से पीस वाला जो होगा ये प्रोडक्शन के बेस पर रहेगा। प्रोडक्शन इन द सेंस कि जिसने जितना प्रोड्यूस किया है, 1 यूनिट का 8 रुपीज़ मिलता है, तो 2 यूनिट का 16 रुपीज़ मिलेगा, तो जितना प्रोड्यूस किया है उसके हिसाब से पीस सिस्टम। फिर आता है बैलेंस रेट, तो बैलेंस वाला आपका क्या हो जाएगा, दैट इज दी मिनिमम वेजेस के बेस पर यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, मिनिमम वेजेस, ठीक है, मिनिमम वेज आपका जितना रहेगा वो आपको बैलेंस उतना तो मिलना ही मिलना चाहिए। फिर है इंसेंटिव वेज प्लान, तो इंसेंटिव वेज प्लान में आपका क्या आ जाएगा, इंसेंटिव जो है दैट इज रिलेटेड टू दी बोनस, एंड सेल्फ रियलाइजेशन नीड जो है इट इज रिलेटेड टू दी पेनल्टी। अब यहाँ पर एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स इन्होंने यहाँ पर गलत दे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने फिफ्थ को लिया ही नहीं है, बट कोई बात नहीं है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये चारों की चारों आपके सही हैं, तो आपको इनको ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको असर्शन रीजन दिया गया है। असर्शन कहता है ये क्वेश्चन नंबर आपका 230, जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है, फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन की सारी सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। एक तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन का जो HRIS है उसका बेस प्रोवाइड कराता है जॉब एनालिसिस। रीजन कहते हैं द जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड, किसके थ्रू कलेक्ट होती है, थ्रू द इंटरव्यू, थ्रू द ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट, थ्रू द मेल क्वेश्चन राइट, थ्रू द एम्प्लॉइज लॉग्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टेक्निक्स। तो क्या लगता है आपको, क्या असर्शन रीजन दोनों सही है, और अगर सही है तो क्या रीजन वाकई में जॉब एनालिसिस वाले पार्ट को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? पहचानने के लिए आप लोग बिकॉज लगा के देखिए रीजन के साथ में, और फिर असर्शन को मैच करके देखिए, तो अगर करता है तो दैट इज कि हमारा जो है वो आंसर सही होगा। चलो, यहाँ तो आपसे डायरेक्टली बस इतना पूछा है कि क्या सही है और क्या गलत है, दैट इज ऑल्सो गुड। यहाँ पर रिलेशन की बात की ही नहीं गई है, तो द राइट आंसर इज ए गाइस। यहाँ पर दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सही हैं, जैसा आपको पढ़ के भी समझ में आ ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231, अगेन द स्टेटमेंट मुद्रा के ऊपर दिया गया है, मुद्रा योजना के ऊपर। मुद्रा इज NBFC supporting development schemes of the micro enterprises sectors in the country. It provides the refinance support to the bank, IMF, for the lending of micro units having the loan requirements up to the 10 lakh। यहाँ पर बताया गया कि इसकी जो लोन रिक्वायरमेंट है दैट इज फॉर दी 10 लाख आपकी होती है। Now statement 2, Mudra has created a different product scheme for refinancing loan। ये refinancing loan करने के लिए different products और schemes को लेकर आई है। This interventions have been named, इसमें जो schemes हैं वो हैं आपकी शिशु, किशोर और तरुण, है ना, ये 3 तरह के यहाँ पर दिए गए। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। The right one is the C guys, कि both the statement are correct regarding the मुद्रा योजना। अब मुद्रा योजना में ना एक तो ये लिमिट और दूसरा शिशु किशोर तरुण, ये वाला जो है ना इसको जरूर याद रखना, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। नाउ नेक्स्ट वन इज द टर्म द वॉर फॉर टैलेंट वॉज पॉइंटेड बाय।
वार फॉर टैलेंट जो टर्म है वो किसने दिया है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। द राइट आंसर इज ए। इसका जो सही आंसर है दैट इज द ए। मैं हमेशा से आप लोगों से कहती आ रही हूँ कि हमेशा से अपने साथ में ना एक छोटी सी नोटबुक जरूर बनाइए, जिसमें आप यूनिट वाइज, यूनिट 1 यूनिट 2 के अकॉर्डिंग जो आपको लगता है, या फिर कॉमनली जो जो आपको लगते हैं, जैसे कि इस तरह के नाम आ गए हैं या कोई बुक का नाम आ गया है या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, उनको आप ना वन लाइनर की तरह नोट करते जाइए, है ना। तो वन लाइनर कॉपी जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के एक दिन पहले, दो दिन पहले वाला जो रिवीजन होता है उसमें बहुत हेल्प करती है। और साथ ही साथ इस तरह की अगर कोई कॉपी आप बना के रखते हैं ना, तो उसको डेली डेली या 4-5 दिन में आप रिवाइज करते जाओगे ना, तो आपके ना कंसेप्ट जो बिल्कुल लेटेस्ट वाले हैं वो बिल्कुल तैयार होते चले जाएंगे। चलिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर 233। स्टेटमेंट 1 कह रहा है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, टीए जिसे हम कहते हैं, ट्रांजेक्शन एनालिसिस मॉडल इज अ इफेक्टिव टूल टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिहेव इन अ सर्टेन वे। पीपल क्यों बिहेव करता है किसी पर्टिकुलर वे में, इसको समझने के लिए ट्रांजेक्शन एनालिसिस का मॉडल हम यूज करते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है कि ट्रांजेक्शन एनालिसिस मॉडल कैन नॉट बी यूज टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन। ये जो है ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में मदद नहीं करता है। लिखते हैं क्या स्टेटमेंट सही है क्या गलत है, अकॉर्डिंग टू यू बताते जाइए। सो इसमें अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। यहाँ पर जो बताया गया है ये वाला स्टेटमेंट दैट इज द ट्रू वन, बट ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन में भी मदद करता है, ये तो आप लोग जानते ही है, क्योंकि इसके थ्रू तो हम जैसे आपको पता ही है कि ईगो स्टेट यहाँ पर बताई गई है, चाइल्ड ईगो, एडल्ट ईगो। तो ये हम कब बता सकते हैं, पेरेंट ईगो, इन्हीं के बेस पर तो हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, क्योंकि इसी से तो हमें ये पता चलता है कि आपको किस लेवल पे बात करनी है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। Now again the statement question, a, set, a satisfied employee may be highly disengaged। ध्यान दीजिएगा, satisfied employee may be highly disengaged। Statement 2, it is possible to feel engaged by the organization and not the job। ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंगेज हो सकता है, जॉब के साथ नहीं, ऐसा बताया गया है इन स्टेटमेंट्स में। तो आपको क्या लगता है, satisfied employee may be highly disengaged, and the statement it is possible to feel engaged by the organization and not the job। क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत है? द राइट आंसर इज डी। डी इज द राइट वन गाइज। सबसे पहली चीज, जो सेटिस्फाइड है वो सेटिस्फाइड तभी होगा जब वो इंगेज्ड होगा। अगर वो डिसएंगेज्ड है तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, पहली चीज। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में टिका हुआ है, बिकॉज उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैचमेंट है, दैट इज गुड कि उसने फील एंगेज किया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन अगर उसकी जॉब में उसको मजा नहीं आएगा तो वो क्या होगा, डिससेटिस्फाइड होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 235। द प्रोडक्ट हायरार्की stretches from basic need to the particular item in subsequence। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस और लेवल ऑफ प्रोडक्ट हायरार्की। प्रोडक्ट हायरार्की का यहाँ पर आपको सिंपल एक बताना है कि कैसे चलेगा। तो प्रोडक्ट टाइप पहले आता है, या प्रोडक्ट फैमिली, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट नीड, प्रोडक्ट लाइन, क्या चीज़ है जो पहले आएगी वो आपको बताना है। उसके बाद हम आगे वन बाय वन बढ़ते चले जाएंगे। तो पहला जो है वो प्रोडक्ट टाइप आना चाहिए, या फिर प्रोडक्ट लाइन आनी चाहिए, या फिर प्रोडक्ट नीड फैमिली आनी चाहिए। तो राइट आंसर इज सी। इसका जो सही आंसर है दैट इज द C1। पहला है प्रोडक्ट फैमिली, फैमिली के बाद आता है सॉरी नीड फैमिली, नीड की पता चलता है, फिर प्रोडक्ट की फैमिली आती है, फिर क्लास आता है। जब क्लास तैयार हो जाए तो फिर आता है आपका प्रोडक्ट का लाइन, और फिर आता है प्रोडक्ट का टाइप। ठीक है, ये देखिए, नीड फैमिली, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट टाइम, और ये आ गए आपके आइटम। ठीक है, इस तरह से होगा। नाउ द 236। Entrepreneurs are motivated to start business enterprise because of the various factors। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? एम्बिशियस फैक्टर्स, कंपेलिंग फैक्टर्स, फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स, या फैमिली फैक्टर्स। तो राइट आंसर इज डी गाइस। इसका सही आंसर है आपका डी। ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो उसको मदद करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने इंटरप्राइजेस के लिए। नेक्स्ट, विसल ब्लोइंग इज नॉर्मली अनजस्टिफाइड इन केस ऑफ फॉलोइंग। विसल ब्लोइंग आप लोगों को पता है, गलत के लिए आवाज उठाना जो है वो विसल ब्लोइंग कहलाता है। ओके,
जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए। शिवांश एसी बंद कर देना। ओके, यस यस, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन रीड कर चुके होंगे। तो विसल ब्लोइंग इज नॉर्मली अनजस्टिफाइड इन केस ऑफ फॉलोइंग। विसल ब्लोइंग जो होता है वो अनजस्टिफाइड होगा किन किन के केसेस में। देखो, विसल ब्लोइंग जो होता है, हमें पता है कि ये एक अच्छी टेक्निक है, अगर कोई इसको करता है तो दैट इज द गुड वन। लेकिन कई बार विसल ब्लोइंग जो होती है वो अनजस्टिफाइड हो सकता है। आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। तो राइट आंसर इज बी। इसका जो सही आंसर है दैट इज द बी। बी इज द राइट वन। ठीक है, क्या आंसर है इसका? बी। यानी कि एक तो अल्टीरियर मोटिव, कोई जानबूझ कर, है ना, किसी का ट्रस्ट तोड़ने के लिए वो इस तरह का कोई हरकत करता है, तो दैट इज द नॉट गुड वन। एंड इनसफिशिएंट एविडेंस अगर आपके पास है तब भी जो है वो विसिल ब्लोइंग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोजीनियस सबसेट इन द सैम्पलिंग आर कॉल्ड। हम सभी ने सैम्पलिंग पढ़ा हुआ, तो सैम्पलिंग में जब होमोजीनियस सबसेट्स होते हैं तो वो कौन सी सैम्पलिंग में हो गया, सबसेट्स को क्या कहा जाता है? तो द राइट आंसर इज डी गाइस। इसका सही आंसर है डी, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटा। आप सभी को याद होगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में जो होते हैं ग्रुप्स, मतलब पूरी क्लास को ही डिवाइड कर दिया जाता है क्लस्टर्स में, तो ये तो होते हैं, वो होते हैं हेट्रोजीनस, है ना, कैसे होते हैं? हेट्रोजीनस। और जो स्ट्रेटा होते हैं उसमें जैसे पूरी क्लास को डिवाइड किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग? जैसे फॉर एग्जांपल मेल फीमेल के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड किया गया, तो मेल और फीमेल दो क्या बन जाएंगे ना, स्ट्रेटा बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे? स्ट्रेटा बन जाएंगे। दैट इज होमोजीनियस। अच्छे से पढ़ना, इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है। नाउ फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ MSME, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विच कंसिस्ट ऑफ 4 P's। ये एक्चुअली पीस है, जो 5 आ गया यहाँ पर, ये एस है ना। तो फॉर मार्केटिंग प्रोडक्ट ऑफ MSME, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हैज बीन फॉर्मुलेटेड विच कंसिस्ट ऑफ 4 P's। तो वो 4 P's आपके कौन से हैं? मतलब उसका सीक्वेंस आपको बेसिकली बताना है, राइट सीक्वेंस क्या होगा। ये तो मेरे ख्याल से सबको बिल्कुल अच्छे से आता ही होगा। इट इज़ क्वाइट ईजी। द राइट आंसर इज सी। इसका सही आंसर है सी। जैसा हम हमेशा से बोलते भी हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, है ना, यही हम बोलते हैं और यही इसका राइट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 241, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ग्रीवियंस आर ascertained at the time of employee quitting the organization। जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाता है तो उस समय पर जो ग्रीवियंस रिलेटेड मेथड होती है वो कौन सी होती है? द एग्जिट इंटरव्यू मेथड, द ग्रिप बॉक्स सिस्टम, ओपन डोर पॉलिसी या ओपिनियन सर्वे। राइट आंसर इज ए, एग्जिट इंटरव्यू। ये उस समय लिया जाता है जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, तो जब उसका लास्ट डे होता है उस टाइम पर उसका लिया जाता है एग्जिट इंटरव्यू, जस्ट बिकॉज टू नो अबाउट कि वाई ही लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। एंड उससे कुछ सजेशंस भी लिए जाते हैं। नेक्स्ट, द 42, द रोल नेगोशिएशन टेक्निक्स ऑफ ग्रुप इंटरवेंशंस वाज डेवलप्ड बाय। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन जरूरत है आपको कि आप अपनी छोटी वाली जो नोटबुक है उसमें इसको मेंशन कर लीजिए। नेगोशिएशन टेक्निक ऑफ ग्रुप इंटरवेंशन, नेगोशिएशन टेक्निक ऑफ ग्रुप इंटरवेंशन was developed by, किसने दिया है? The right answer is A, given by the Roger Harrison. Now what is the main purpose, what is the main purpose of green HRM? green HRM का main purpose क्या है? Innovating process, environment friendly HR practices, focus on recruitment या none of these? पढ़ के समझ में आ ही चुका होगा वैसे तो। The right answer is B, one, इन्वायरमेंट फ्रेंडली HR प्रैक्टिसेस, यानी कि लाइक मेल पर ही रिज्यूम मंगा लेना, है ना, पेपर्स को खराब ना करना कि पेपर की ही हमको चाहिए, नहीं, उसके थ्रू मंगा लीजिए। ग्रीन HRM में आपका जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन इंटरव्यूज कंडक्ट करा लीजिए, तो आने जाने का जो ट्रैवलिंग की वजह से एक समय और दूसरा जो वातावरण पॉल्यूशन होता है वो बचेगा। तो दैट इज बेसिकली। So next one, in a career development focus, providing training and development workshops is the part of।
In career development focus, providing training and development workshop is a part of individual role, manager role, एम्प्लॉयर रोल या फिर लाइन मैनेजर रोल. किसका रोल होगा ये करियर डेवलपमेंट में? हम ट्रेनिंग डेवलपमेंट अगर वर्कशॉप करवा रहे हैं तो किसका पार्ट है? इट इज द एम्प्लॉयर. ठीक है, किसका? ये वर्कशॉप इज द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर रोल. वही इसको कंडक्ट कराते हैं. ओके इसको इग्नोर करना, ये बहुत पुराना है एक्चुअली. नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं लेबर वेलफेयर के, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, सोशल एंड टोटल कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर उसकी थीम्स दी गई है ना. तो पढ़कर आपको ये समझना है कि आखिर कौन सा सही हो सकता है और कौन सा गलत हो सकता है. द फर्स्ट, चलिए देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर. द राइट आंसर इज डी गाइस. इसका जो सही आंसर है द राइट आंसर इज डी. देखिए, लेबर वेलफेयर इज अ डिस्क्राइब्ड स्टेज. ये ना थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ हो चुका है, इसको आप देख लेना. ए बी सी और डी. ये मेरी छुटकी मैडम उठ गई हैं, वो अब परेशान करना शुरू हो गई हैं. चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा. तो यहाँ पर है लेबर वेलफेयर इज डिजायरेबल स्टेट टू एग्जिस्टिंग कंप्रेंडिंग फिजिकल, मेंटल, मोरल, इमोशनल हेल्थ एंड वेलबींग. तो अगर यहाँ पर सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है तो दैट मीन्स कि ये हमारा टोटल से रिलेटेड होगा. ओके ओके जस्ट टेक दिस. ओके इसके अलावा प्लानिंग ऑफ वेलफेयर एंड इंडिविजुअल अलोंग शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो ये वाला जो है, देखो यहाँ पर आपसे बोला गया है प्लानिंग फॉर वेलफेयर. किसके बारे में बात की गई है? वेलफेयर के बारे में बात की गई है. द इंडिविजुअल अलोंग शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब इनका कहना है कि इंडिविजुअल को कंसिडर नहीं किया गया है. इंडिविजुअल को कंसिडर नहीं किया गया तो किसको कंसिडर करेंगे? सोशल को कंसिडर करते हैं, तो इसलिए ये सोशल कंसेप्ट है. अब वेलफेयर वर्क डिफर ओवर टाइम एंड प्लेस. टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चीजें अगर चेंज होती हैं तो इट कम्स अंडर द रिलेटिव. और वेलफेयर एटलीस्ट मिनिमम डिजायरेबल कंडीशन होनी चाहिए, तो दैट इज कम्स अंडर द पॉजिटिव कंसेप्ट. ठीक है, तो बेसिक बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि अगर सब कुछ दिया है लाइक फिजिकल, मेंटल, मोरल सब कुछ दिया है तो टोटल. वेलफेयर इंडिविजुअल नहीं सभी को लेकर चल रहा है तो वो सोशल. टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा तो रिलेटिव कंसेप्ट. और वेलफेयर जो है मिनिमम डिजायरेबल कंडीशंस वाला होना चाहिए तो वो पॉजिटिव कंसेप्ट. ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है. तो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे. इफ लाइक अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रही हैं चीज़ें तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फर्स्ट टाइम है तो. थैंक यू सो मच. कीप स्टडी हार्ड स्मार्ट. ऑल द बेस्ट.